औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात 10th के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं प्रोफेसर चंद शहजाद, द डिपार्टमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान, द कॉन्सेप्ट एकेडमी। बेटा, हम लोगों ने पिछली क्लास में लेबर रिफॉर्म्स यानी कि मज़दूरों की इस्लाहात के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स या इस्लाहात नाफिज की गई। इस्लाहात पॉलिसीज़ को भी, आप इसको पॉलिसीज़ भी कह सकते हैं, मज़दूरों के लिए बनाई गई पॉलिसीज़, इस्लाहात, रिफॉर्म्स इस्लाहात होती हैं, तब्दीलियाँ। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स यानी कि ज़रई इस्लाहात। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, इसे ज़रई इस्लाहात उर्दू में कहा जाता है, ज़मीनी या ज़रई इस्लाहात। अब डेफिनेटली मज़दूरों के साथ साथ हमारा जो नेशनल इनकम है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है, जिसमें इंडस्ट्रीज़ आती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, कॉमर्स आता है, ट्रेड आता है। ये तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारी रिफॉर्म्स या हमारे कैटेगरीज़ में आती हैं, जिससे कोई भी मुआशरा तरक्की करता है। उसमें एजुकेशन भी आता है, डेफिनेटली बहुत सी चीज़ें आती हैं, ट्रेड आता है। तो आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इम्पोज की गई ऑन द पाकिस्तानी सोसाइटी और नेशन, जिसकी वजह से फिर मुस्तकबिल में उसका हमें नुकसान हुआ, उसके कोई पॉजिटिव इम्पेक्ट्स आए या उसके नेगेटिव इम्पेक्ट्स आए, वो भी हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हमारा है वो हम लोग आज इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिमिट ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन की हद क्या है। कितनी ज़मीन। तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म में सबसे पहले ये इस बात को तय किया गया, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें 150 एकड़ इरिगेटेड यानी नहरी, और नंबर सेकंड 300 एकड़ नॉन इरिगेटेड यानी बारानी, वो जगह जहाँ पर कोई नहरी पानी का इंतज़ाम नहीं होता। तो लिमिट ऑफ लैंड जो है वो ये मुख्तस किया गया कि कोई भी इंसान 150 एकड़ इरिगेटेड यानी नहरी ज़मीन अपने पास रखने का मजाज होगा, और 300 एकड़ नॉन इरिगेटेड यानी कि वो जगह जहाँ पर नहरी पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, बारानी है, जिस ज़मीन का दारोमदार बारिशों के ऊपर है, वो 300 एकड़ कोई एक इंसान रख सकता है। उससे ज़्यादा ज़मीन रखने का इख्तियार किसी के पास नहीं होगा। वो ज़मीनें नेशनलाइज हो जाएंगी और हुकूमत या रियासत वो जिसे चाहे दे दे। अब नंबर नेक्स्ट जो है उसमें ये जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी सिलसिले में 1976 में 1.5 मिलियन, जो कि तकरीबन 15 लाख एकड़ ज़मीन है, कितनी 15 लाख एकड़ ज़मीन फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई।
ठीक है, किस में? फार्मर्स में इसको तकसीम किया गया। अब नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लिमिट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट, नंबर सेकेंड पॉइंट। अब कोई भी अगर हुकूमती मुलाजिम या सरकारी मुलाजिम, सरकारी मुलाजमीन की हदूद वैसे कहते हैं, जो हद है वो क्या है? सरकारी मुलाजमीन अगर दौरान नौकरी, यानी कि नौकरी के दौरान, मैं पढ़ देता हूँ, द लैंड परचेज बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट्स ड्यूरिंग देयर सर्विसेज, यानी कि अपनी नौकरियों के दौरान 2 years आफ्टर देयर रिटायरमेंट, यानी उनकी रिटायरमेंट के 2 सालों के बाद, वाज लिमिटेड अप टू 100 एकड़, यानी कि अपनी नौकरियों के दौरान और रिटायरमेंट के 2 सालों के बाद वो 100 एकड़ ज़मीन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा वो ज़मीन नहीं ले सकते। ठीक है, और द सरप्लस लैंड वुड बी टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट एंड द आर्मी ऑफिसर्स वर नॉट एग्जेम्प्टेड टू दिस पॉलिसी। अब आप देख लें कि पाकिस्तान में बहुत सी जो ज़मीनें हैं वो आर्मी ऑफिसर के पास हैं, और ये जो पॉलिसी है वो आर्मी ऑफिसर पर लागू नहीं की जाएगी, यानी कि आर्मी ऑफिसर जितनी ज़मीन मर्जी है चाहे ले सकता है, लेकिन सरकारी मुलाजमीन 100 एकड़ के बाद, यानी कि 100 एकड़ तक ज़मीन ख़रीद सकते हैं, ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। लेकिन आर्मी ऑफिसर आर नॉट एग्जेम्प्टेड। आर्मी ऑफिसर जो है वो इस पॉलिसी में नहीं आएंगे, एग्जेम्प्टेड। आर्मी ऑफिसर जितनी चाहे ज़मीन मर्जी, उनकी अपनी मर्जी है, वो ख़रीद सकते हैं। अब उसके बाद नंबर 3 है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। नंबर नेक्स्ट, सरकारी इदारों, यानी कि जितने भी जो तालीमी इदारे हैं वो भी इस पॉलिसी के तहत या इस पॉलिसी में नहीं आएंगे, वो भी अनलिमिटेड लैंड उनके लिए अलॉट हो सकती है, यानी कि वो भी अनलिमिटेड लैंड रख सकते हैं, जितनी भी उनको रिक्वायर्ड होगी उन पर ये पॉलिसी जो है वो अमल दरामद नहीं की जाएगी। ठीक है, अब नंबर 3 है, नंबर 3 में ये लिखा हुआ है नो वन एक्सेप्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाज अलाउड टू क्रॉस दिस लिमिट ऑफ लैंड। सिर्फ तालीमी इदारे इस लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं, इसके अलावा जितने भी इदारे हैं वो इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। अब हम लोग ये 1 पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया, ये 3 पॉइंट, ये आपने बेटा इसी तरीके से इसको आपने लिखना है। अब नंबर 4 जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा लैंड एंड वाटर। यानी आपने 3rd देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो इदारे जो तालीमी इदारे कहलाते हैं उन पर भी ये पॉलिसी या ये रिफॉर्म लागू नहीं होगी, यानी कि वो भी जितनी मर्जी ज़मीन अपने पास रख सकते हैं, उन पर किसी किस्म की कोई बंदिश नहीं होगी। लैंड एंड वाटर टैक्स, लैंड एंड वाटर टैक्स के लिए ज़रूरी होगा कि वो सिर्फ ऑनर ही दे सकता है, यानी कि अगर आपने ज़मीन किसी को दी हुई है या अगर कोई ठेकेदार है तो वो इसका मजाज नहीं होगा, बल्कि जो ऑनर होगा ही इज़ बाउंड टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। यानी वो तमाम लोग जो ऑन करते हैं, ऑनर विल बी
रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेइंग टैक्स टू द गवर्नमेंट, यानी कि जो ऑनर है सिर्फ वो टैक्स दे सकते हैं, इसके अलावा नो एक्स्ट्रा टैक्स, यानी कि ओनली लैंड लॉर्ड्स पे द लैंड एंड वाटर टैक्सेस, सिर्फ ज़मीन का मालिक वो टैक्स दे सकता है। द पीजेंट वो लोग हैं वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इट, पीजेंट वो लोग हैं जिनको ज़मीनें दी गई हैं, यानी कि हुकूमत ने जिनको ये ज़मीनें दी हैं वो पीजेंट हैं, वो इसको नहीं देंगे। बाकी आप नंबर 5 जो है नेक्स्ट जो है हमारा वो है नो एक्स्ट्रा। नंबर 5, no extra land was allowed for livestock farms, stables and gardens। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे आप लाइवस्टॉक, गार्डन, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये किसके बारे में बात की जाएगी। और फार्म्स के लिए उसमें ये हुआ था कि नो एक्स्ट्रा का लफ्ज़ आपने याद रखना है। उस वक्त ये हुआ था कि लोगों की ज़मीनों को जब नेशनलाइज किया गया तो लोगों ने ये कहा कि मैं तो इस पर लाइव स्टॉक का फार्म बनाऊंगा, कुछ कहते थे हम गार्डन बनाएंगे, कुछ कहते थे हम फार्म्स बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि ये जो ज़मीनें आपको दे दी गई हैं, इन ज़मीनों के अलावा जी बाकी आप ज़मीनें इनको नहीं, उस पर ये काम नहीं कर सकते कि ऐसा ना हो कि आपको ये ज़मीन भी दे दी गई हो, 150 एकड़ आप इरीगेटेड लैंड इस्तेमाल कर रहे हो, ज़रूरी ज़मीन, और आप कहें कि जी मैंने लाइव स्टॉक का कोई फार्म भी बनाया हुआ है, मैंने गार्डन बनाया हुआ है या मैंने फार्म्स बनाए हुए हैं, तो उसके लिए आपको ये अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपनी इसके अलावा ज़मीन को इस्तेमाल करके लाइव स्टॉक बनाएँ या आप किसी किस्म का कोई फार्म इस्टेब्लिश कर सकें। तो ये भी आप नहीं कर सकेंगे। आप हंटिंग एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस नंबर 6 पे लिखेंगे, हंटिंग एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, यानी हम लोग इसको कह सकते हैं शिकारगाहें और तारीख़ी मकामात। शिकारगाहों और तारीख़ी तमाम मकामात को गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिया, यानी आप देखें कि ऑल हंटिंग ग्राउंड एक्सेप्ट ऑफ दोज विच हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि तमाम के तमाम हंटिंग ग्राउंड जिनका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वह टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट, और जितनी भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली प्लेसेस हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के जो हंटिंग प्लेसेस हैं वो गवर्नमेंट ने अपनी तहवील में ले लिए। नंबर 7 जो पॉइंट है वो है ऑल लैंड लॉर्ड्स वर नॉट अलाउड टू अवेक्ट द पीजेंट वन साइडेडली, यानी कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि अपनी तरफ से कोई भी लैंड लॉर्ड किसी भी दूसरे शख्स को या दूसरे पार्टी को ज़मीन खुद से नहीं दे सकता। ओनली दोज पीजेंट्स कुड बी अवेक्टेड, डिडंट गिव अपॉर्शनमेंट और वायलेटेड द रूल, यानी कि उस दौर में ऐसा भी होता था कि आप देखें एक लैंडलॉर्ड है तो उसका कोई दोस्त है या कोई जानने वाला, तो वो कहता था कि ये ज़मीन तुम ले लो, फिर बाद में जब हालात बेहतर हो गए तो मुझे वो वापस कर देना। तो हुकूमत ने इस पर भी पाबंदी लगा दी कि आपके पास अगर ज़मीन है तो लैंडलॉर्ड अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे शख्स को नहीं दे सकता। ये नंबर 7 पॉइंट है। नंबर 8 जो पॉइंट है, अभी टाइम कम है तो हम लोग इसको वर्बली डिस्कस करेंगे। इसमें कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। कंसोलिडेशन का मतलब होता है मुशावरत। ज़मीनी मुशावरत क्या होगी? वो होगी फ्रैगमेंट ऑफ लैंड वर कंबाइंड अंडर द न्यू स्कीम नेम्ड कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। अब जो
इसका स्कीम होगी कंबाइन अंडर द स्कीम नेम, इसको कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का नाम दिया गया, यानी कि फ्रैगमेंट ऑफ लैंड वर कंबाइन अंडर द न्यू, यानी कि ये जो नया एक स्कीम बनाया गया इसको कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का नाम दिया गया, यानी कि लैंडलॉर्ड एंड पीजेंट जो भी होंगे। नंबर 9 जो है वो है अंजुमन इमदाद बाहमी, आप इसको इसका हेडिंग देंगे अंजुमन या अंजुमन इमदाद बाहमी। अब इसका मकसद क्या था? फाइनेंशियल एड यानी कि कोई भी फाइनेंशियल जो इमदाद है वाज गिवन टू द अंजुमन इमदाद बाहमी टू सपोर्ट मैकेनाइज्ड फार्मिंग इन पाकिस्तान एंड इट्स सर्विसेज टू वर्क रिकग्नाइज, यानी कि ये अंजुमन इमदाद बाहमी एक इदारा जो है वो बनाया गया, यानी कि जितनी भी एड यानी इमदाद आती है वो सिर्फ इसी में इकट्ठी होगी और फिर ये इदारा आगे देखेगा कि किसको क्या देना है, उसको मैकेनाइज करेगा, ठीक है। और लास्ट वन जो है वो है इंस्टॉलमेंट पॉलिसी, और इंस्टॉलमेंट पॉलिसी जो है इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट पॉलिसी का नाम देंगे, इंस्टॉलमेंट पॉलिसी। इंस्टॉलमेंट पॉलिसी ये थी कि फॉर द परचेज ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी लाइक ट्रैक्टर लोन एंड ग्रांटेड टू द फार्मर्स एंड लैंडलॉर्ड टू इजी इंस्टॉलमेंट, अगर कोई मशीनरी या अगर कोई बाकी चीज़ ख़रीदी जाती है या उसमें कोई भी चीज़ बाहर से मंगवाई जाती है या लोन दिए जाते हैं तो उनको इंस्टॉलमेंट की सूरत में वापस दिया जा सकता है। जैसे अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो आप उसे ये कहते हैं कि पर मंथ मैंने आपको ये वापस करना है, तो अगर आपने 1 लाख लिया है और आपने अगर उसको 12 महीनों में देना है तो 8000 समथिंग जो है वो आपको पर मंथ देने पड़ेंगे। लेकिन 1 लाख आपके पास लमसम आ जाएगा, उससे आप ट्रैक्टर ख़रीद लें, उससे आप अच्छे बीज खरीदें, आप फसलों में लगाएं, फिर नई फसल तकरीबन 1 साल में फसल तैयार हो जाती है, तो 1-2 साल या 5 साल की भी पॉलिसीज़ थी तो 2 साल 4 साल 5 साल में वो कर्ज़े वापस कर देते थे उससे अपनी ज़रूरियात को पूरा करने में। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम लोगों ने जो पढ़ा वो हम लोगों ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स को पढ़ा। इसमें हम लोगों ने लिमिट ऑफ लैंड सबसे पहले डिस्कशन की कि जो लिमिट ऑफ लैंड है वो क्या है, 150 एकड़ इरीगेटेड कहते हैं ज़रई ज़मीन जहाँ पर नहरी पानी का इंतज़ाम होता है, जिन फसलों को नहरें सैराब करती हैं, जहाँ पर प्रॉपर एक मैकेनिज़्म होता है कैनाल सिस्टम का, उसको इरीगेटेड लैंड कहा जाता है। और नॉन इरीगेटेड वो लैंड होती है जिस पे नहरी पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, जो बारिशों की मोहताज होती हैं, महरूने मिन्नत होती हैं कि अगर उन इलाकों में बारिशें होती हैं तो तभी वहाँ पर फसलें होंगी, अगर बारिशें नहीं होती खुश्कसाली होती है तो वहाँ पर फसलें नहीं उगेंगी। तो उसकी लिमिट मुकर्रर की गई और 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख एकड़ ज़मीन किसानों में तकसीम की गई। उसके बाद लिमिट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान या रिटायरमेंट के 2 साल बाद अगर वो ज़मीन ख़रीदेगा तो सिर्फ 100 एकड़, उससे ज़्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता, यानी कि उसके लिए एक लिमिट मखसूस कर दी गई। फिर आखिरी जो है वो आर्मी ऑफिसर के लिए इस पॉलिसी में इनको नहीं रखा गया, यानी कि वो इससे ज़्यादा भी ख़रीद सकते हैं। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कि तालीमी इदारों को इससे दूर रखा गया, यानी कि वो उस पर कोई मखसूस लिमिट ऑफ लैंड का जो है वो नहीं बताया गया कि इसके लिए कुछ स्पेसिफाई किया जाएगा कि 200 एकड़ 400 एकड़ 500 एकड़। अगर तालीमी इदारों के पास ज़मीन है और वो उसको यूटिलाइज़ करना चाहते हैं तो स्पेसिफाई नहीं होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन भी अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तालीमी इदारों में ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है, उनके लेबॉर्ट्रीज़ होती हैं, हॉल्स होते हैं, तो वो 200 300 500 एकड़ से ज़्यादा भी ज़मीन रखने के मजाज हो सकते हैं। फिर लैंड एंड टैक्सेस, वाटर टैक्सेस, ये सिर्फ लैंड लॉर्ड दे सकता है, इसके अलावा नहीं। नो एक्स्ट्रा और लाइव स्टॉक, नो एक्स्ट्रा मीन ये है कि गार्डन के लिए, लाइव स्टॉक के लिए या फार्म्स के लिए आप एक्स्ट्रा लैंड अपने पास नहीं रख सकते, यानी कि इसमें आप इसको निकालेंगे, यानी कि वही बात है कि आप 150 एकड़ और 300 एकड़ रखेंगे इन
इन चीज़ों की, लाइफ स्टॉक की, गार्डन की या फार्म्स की मद में आप इसको नहीं कर सकते, अपने पास ज़मीन नहीं रख सकते। फिर तमाम हंटिंग ग्राउंड जो जिसका बैकग्राउंड जो है वो हिस्टोरिकल प्लेसेस था, वो तमाम के तमाम हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिए। फिर कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, उस पर मुशावरत के साथ और अंजुमन इमदाद बाहमी, जितना भी रुपया पैसा आएगा वो इस एक कमेटी बनाई गई जिसे अंजुमन इमदाद बाहमी का नाम दिया गया। फिर इंस्टॉलमेंट पॉलिसी में मैंने आपको ये बताया कि इंस्टॉलमेंट पॉलिसी ये है कि अगर आपने कोई लोन लिया या कोई ट्रैक्टर वगैरह लिए तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी मंथली कोई इंस्टॉलमेंट आप अदा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगती है या आप जो है समझते हैं कि आपको लिखने में नज़र सही नहीं आई तो आप मेल कर सकते हो, आप बता सकते हो कि सर हमें ये इशू आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हम क्लासेस हमारी तो जारी रहेंगी, आप मेल करो एकेडमी के ईमेल एड्रेस पे तो वो हम तक पहुंच जाते हैं। अक्सर बच्चों ने वर्ड मीनिंग मुझसे पूछे, कोई कॉन्सेप्शन समझ नहीं आया, कोई वर्ड नहीं समझ आया। जैसे 9th में रेसिज्म एक बच्चे ने पूछा तो मैंने उसको बताया कि नस्ल परस्ती है। तो बेटा जो भी चीज़, इवन दो ओनली ABC अल्फ़ाबेटिक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी लिखूँ लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मेल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके तमाम मसाइल को देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।